सत्यवती गंगा के आरोप सुनती हैं और उन पर विचार करती हैं। उन्हें महसूस होता है कि उन्होंने अपने कर्तव्य के तहत कार्य किया, लेकिन गंगा की बातें गहरे असंतोष और वंश की सुरक्षा की भारी जिम्मेदारी को दर्शाती हैं। आरोपों के बावजूद सत्यवती हस्तिनापुर के भविष्य के लिए आवश्यक कदम उठाने का संकल्प लेती है। गंगा सत्यवती की दृढ़ता को देखकर धीरे धीरे नरम हो जाती है और वे मिलकर राज्य को स्थिरता प्रदान करने के लिए काम करने पर सहमत हो जाती हैं। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर राज्य संकट में है। सत्यवती का दिल टूट जाता है, लेकिन गंगा उन्हें उनके कर्तव्य की याद दिलाती है। वे भीष्म से सलाह लेते हैं, जो कुरुवंश की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए प्राचीन नियोग प्रथा अपनाने का सुझाव देते हैं। सत्यवती हस्तिनापुर के भविष्य की रक्षा करने के अपने संकल्प में शक्ति पाती हैं और महर्षि व्यास से मदद मांगती हैं। सत्यवती और भीष्म नियोग अनुष्ठान की तैयारी करते हैं और अंबिका और अंबालिका को इसके महत्व के बारे में समझाते हैं। उनकी प्रारंभिक हिचकिचाहट के बावजूद रानियां राज्य के लिए सहमत हो जाती हैं। महर्षि व्यास अंबिका और अंबालिका के साथ संतान उत्पन्न करते हैं, जिससे धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म होता है। राज्य में आशा की नई किरण जगमगाने लगती है, क्योंकि हस्तिनापुर का भविष्य सुरक्षित हो जाता है। सत्यवती, भीष्म और गंगा प्रतिज्ञा करते हैं कि वे उत्तराधिकारियों को बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक बनाएंगे, एक स्थिर और समृद्ध भविष्य की ओर देखते हुए। भव्यता और शक्ति से घिरे रहने के बावजूद विचित्रवीर्य अक्सर अकेलापन महसूस करते थे। उनकी शादी अंबिका और अंबालिका से हुई, लेकिन उन्हें जो साथी चाहिए था वह नहीं मिला। युवा राजा सच्चे साथी और समझ की तलाश में थे। अपनी एकाकिता के बीच विचित्रवीर्य ने पाराश्रमी, एक दयालु और बुद्धिमान दासी के साथ सांत्वना पाई। पाराश्रमी का सौम्य व्यवहार और बुद्धि राजा का ध्यान आकर्षित किया और दोनों के बीच एक अनोखी दोस्ती पनपने लगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, विचित्रवीर्य और पाराश्रमी ने अधिक समय एक साथ बिताना शुरू किया, अपने विचारों और सपनों को साझा किया। उनका बंधन मजबूत होता गया, स्थिति और कर्तव्य की सीमाओं को पार करता गया। उनकी दोस्ती एक गुप्त प्रेम संबंध में बदल गई। रात के शांत घंटों में वे गुप्त रूप से मिलते थे, अपने क्षणों को संजोते थे। उनका प्रेम गहरा और सच्चा था, लेकिन साथ ही इसका खुलासा होने का खतरा भी था। विचित्रवीर्य के प्रेम संबंध की अफवाहें महल में फैलने लगीं, जिससे दरबारियों के बीच अशांति और संदेह पैदा हो गया। यह प्रेम संबंध हमेशा छिपा नहीं रह सकता था और उनके प्रेम के परिणाम सामने आने लगे। व्यास ने एक दासी पाराश्रमी के साथ भी संतान उत्पन्न की, जो कौरव वंश की आवश्यकता के कारण था। इस संतान का नाम विदुर रखा गया। विदुर एक विशेष परिस्थिति में जन्मे थे और सीधे उत्तराधिकारी नहीं थे, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और नैतिकता के लिए उनकी ख्याति अति महत्वपूर्ण रही। धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे, को बहुत देखभाल और प्रेम के साथ पाला गया। उनके शारीरिक दोषों के बावजूद उन्हें शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उन्होंने राजकीय जिम्मेदारियों, शतानैतिय शासन और नैतिकता के बारे में अध्ययन किया और एक भविष्य के राजा के रूप में प्रशिक्षित किया गया। पांडु, जो स्वस्थ और बलवान थे, को राज्यपाल और युद्ध कौशल में गहन प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें हस्तिनापुर के सिंहासन पर चढ़ने के लिए तैयार किया गया। उनकी शिक्षा में नेतृत्व, युद्ध कौशल और कूटनीति पर ध्यान केंद्रित किया गया, ताकि वे भविष्य में एक सक्षम राजा बन सकें। विदुर, जो सिंहासन के लिए नहीं थे, को सम्मान और देखभाल के साथ पाला गया। उनकी परवरिश में बुद्धिमत्ता, न्याय और नैतिकता पर जोर दिया गया। विदुर अपनी तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता और निष्पक्ष सलाह के लिए प्रसिद्ध हुए और धृतराष्ट्र और पांडु के सलाहकार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे जैसे वे बड़े हुए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर ने हस्तिनापुर में विभिन्न भूमिकाएं निभाईं। धृतराष्ट्र सबसे बड़े थे, पांडु उत्तराधिकारी थे और विदुर एक सम्मानित सलाहकार थे। उनकी भिन्न भूमिकाओं ने उनके रिश्तों और कौरव वंश के भीतर की गतिशीलता को आकार दिया, जिससे वफादारी, महत्वाकांक्षा और कर्तव्य का एक जटिल ताना बाना बना। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जीवन ने हस्तिनापुर के इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला।
प्रत्येक ने राज्य के मामलों में एक अद्वितीय भूमिका निभाई और उनके योगदान ने एक समृद्ध और जटिल विरासत को आकार दिया। उनकी परवरिश, जो उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों द्वारा प्रभावित हुई, ने उन्हें महाभारत की महाकाव्य कथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार किया।